हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केवी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कोई बिल प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन में, दैट मीन्स कि लोकसभा और राज्यसभा में। क्योंकि प्री रिक्वेस्ट राइट होने के बाद ये स्टैट्यूट करने के बाद ये ऑपरेशन में आता है, मतलब बिल्स को बाद में एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है या लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली बिल्स 3 टाइप के होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री में। सबसे पहला जो बिल होता है जिसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, जो कि आर्टिकल 107 के तहत लाया जाता है। बेसिकली इस ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि इसे हम चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा बिल आपका होता है, अगर हम दूसरे बिल की बात करते हैं तो दूसरा आपका होता है फाइनेंशियल बिल। अगर हम फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो बेसिकली जो फाइनेंशियल बिल आपका होता है ये फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करता है। इनकम से संबंधित कोई भी चीज़ हो उसके ये डिस्कस करेगा। उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल होता है जिसके ज़रिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी नियम कानून हम बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये कहाँ पे किस प्रकार से लाया जाता है। फाइनेंशियल बिल होता है, इसको किस प्रकार से लाया जा सकता है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है इसको हम किस प्रकार से लाते हैं। बेसिकली कि जैसा हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल होता है जो हमारा 107 आर्टिकल 107 के तहत हमारी लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और परमानेंट मेंबर भी ला सकता है। फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 108 में आता है। और वहीं हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत प्रावधान बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल होता क्या है? जो ऑर्डिनरी बिल होता है बेसिकली ये लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। या तो ये मेंबर ऑफ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो या तो ये मेंबर ऑफ कोई भी, हम किसी के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई मिनिस्टर हो वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल ले आ सकता है। अगर बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, 1/3, बहुत ज़्यादा हो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हम प्रोविजन देखते हैं तो 107 के तहत इसको लाया जाता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिकॉज प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, इसलिए जनरली नॉट रिक्वायर्ड बट द टाइम अंडर द प्रोविजन अब फ्यू आर्टिकल, जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं उसके जरिए क्या किया जाता है, आपको परमिशन लेनी ही होती है। स्टेट बिल विच इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, ठीक है। बिजनेस वगैरह व्यापार के लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको परमिशन ग्रांट करवाना पड़ता है। कमेटी टू रिफर, इसमें क्या होता है कि एक ज्वाइंट कमेटी होती है। ज्वाइंट कमेटी क्या करती है, बैठती है और उसके जरिए वो क्या करती है, बातचीत करके ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकती है, ठीक है। जो कि राज्यसभा की पावर होती है कि वो इक्वल पावर, जैसे लोकसभा के अंदर पावर होती है सेम वैसे ही पावर किसके अंदर होता है, राज्यसभा के अंदर भी होता है। वो भी क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। बिल अपोजिशन, अपोजिशन के व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इससे ला सकता है बिल को, क्या प्रपोज कर सकता है या अपोज भी कर सकता है। भाई मैक्सिमम इससे अगर मान लो एक बार बिल ला भी दिया गया तो ये लगभग 6 महीने के लिए लाया जाता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए लगभग इसको मतलब डिले किया जा सकता है। उसके बाद आपको जवाब देना ही होता है। ज्वाइंट सीटिंग बैठाई जाती है। ब्रेक एंड डेडलॉक, प्रेसिडेंट पावर होता है कैन नॉट एक्सेप्ट, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, शक्तियाँ होती हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है या इसको रिकंसिडरेशन में डाल सकता है कि फिर से विचाराधीन करिए, आप विचार करिए कि इसमें कोई कमियां या खामियां है तो उसको बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, जिसके जरिए जो प्रेसिडेंट ने पहले तो कुछ समय तक उसको अपने पास रखा, ठीक है, एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर क्या किया, कुछ दिन बाद उस पर रिस्पॉन्स किया था। वहीं हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है ये भी राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाता है।
इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। हाँ, इसके लिए जो आर्टिकल वर्क करता है, आर्टिकल 367 वर्क करता है। इसके लिए बेसिकली आर्टिकल 367 वर्क करता है। और ये भी प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही आता है। प्रेसिडेंट इसके लिए भी कमेटी फॉर्म करती है, ज्वाइंट कमेटी बुलाती है, उस पर निर्णय लिया जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, बिल को अगर ज़रूरत नहीं है तो इनकार भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। राज्यसभा के अंदर भी वही पावर होती है जो कि लोकसभा के अंदर पावर होती है, वो भी क्या कर सकता है, बिल को रिजेक्ट कर सकता है। इसको भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही सेकेंड हाउस डिले कर सकती है। सेकेंड हाउस दैट मीन्स राज्यसभा डिले कर सकती है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या करना होता है, इसको भी रिस्पॉन्स करना होता है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एक ऐसी खास बात होती है कि इसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कोई पावर नहीं होता है। जैसे कि हम 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की हम बात करते हैं, तो बिना क्या कहते हैं प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट पास कर दिया गया था। जैसे जीएसटी बिल आया नाउ, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। दूसरी हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, तो फाइनेंशियल बिल को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मनी बिल, दूसरा होता है फाइनेंशियल कैटेगरी फर्स्ट, तीसरा होता है फाइनेंशियल कैटेगरी सेकेंड। सबसे पहले हम देखते हैं मनी बिल की बात करते हैं। तो मनी बिल क्या होता है, ये बेसिकली बात करता है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल होता है मनी बिल का, ए 110 होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि किस फंड में कितना पैसा आपको डालना होता है, जिस पे क्या कर सकते हैं, जो आपके स्टेट होंगे वो वर्क करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट की। तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट भी ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आर्टिकल 117 सबसेक्शन 1 के तहत आपके लोकसभा एंड राज्यसभा में। तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी सेकेंड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक ऐसा बिल होता है जो क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए 177 सबसेक्शन 3 के जरिए क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल को बेसिकली लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसमें सिर्फ जो पार्टी के मेजोरिटी के मेंबर होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 109, 110, 111, इसका जो सब मास्टर होता है, ये किसी भी मैटर फाइलिंग अंडर जो अगर 110 से लेके 111 के बीच में पड़ता है, मतलब 110 ए से लेके 110 एफ तक, उसके बीच में जो मैटर बात हो पड़ता है उस पर क्या कर सकता है, बात कर सकता है, विचार कर सकता है। इसमें एक खास बात यह है मनी बिल की कि इसमें प्रेसिडेंट का कोई भी परमिशन नहीं लेना होता है, और राज्यसभा के पास भी अनिवार्य कोई पावर नहीं होता है कि वो लोकसभा के मनी बिल के बिहाफ पे कुछ बोल सके, ठीक है। इसे राज्यसभा में एक भेजा जाता है जो कि कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा को भी क्या करना होता है, इसको 14 दिन के अंदर में ही पास करना होता है। बिल का अपोज, जब बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो इसे अपोज किया जा सकता है मैक्सिमम। इसको अगर राज्यसभा जो डिले कर सकती है मात्र 14 दिन तक ही कर सकती है, उसके बाद उसको जवाब देना होता है। इसमें ज्वाइंट सीटिंग अलाउ नहीं होता है। इसमें प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे सकता है, होल्ड कर सकता है, बट कैन नॉट रिटर्न, उसे लौटा नहीं सकता है, ठीक है। उसको परमिशन देना ही देना होता है। जैसे कोई अगर मान लो टैक्स से रिलेटेड कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट को परमिशन देना ही होता है। अगर हम फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी सेकंड की बात, फर्स्ट की बात करते हैं तो इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक जैसे कि मनी बिल कराया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 117 सबसेक्शन 1 काम करता है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर करता है 110 से लेके 110 एफ तक के पार्टिसिपेट करता है एनी अदर जनरल लेजिस्लेशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन होती है, मस्ट बी इंट्रोड्यूस बाय द लोकसभा द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कमेटी टू रिफर कैन बी रिफर टू द आइदर ज्वाइंट सिटिंग और सेलेक्टिंग कमेटीज। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की कोई अप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक जैसे राज्य लोकसभा को पावर दिया जाए वैसे ही राज्यसभा को भी पावर होता है। राज्यसभा भी क्या कर सकता है, इसको अमेंडमेंट कर सकता है या बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। मैक्सिमम इसको जो डिले कर सकते हैं 6 मंथ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अदर बिल किया जाता था या ऑर्डिनरी बिल किया जाता था। इसमें ज्वाइंट सीटिंग ब्रेक के बाद या डेड लॉक के बाद लगाया जा सकता है या किया जा सकता है।
प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास पावर होती है, वो क्या कर सकता है, इसे होल्ड कर सकता है, असेंट कर सकता है, बट कैन नॉट मतलब रिकंसिडरेशन में भी डाल सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 की। इसको भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसमें मेंबर ऑफ मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है और आर्टिकल 117 सबसेक्शन 3 काम करता है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 110, मतलब 110 के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, इसमें भी प्रेसिडेंट की कोई प्रायर परमिशन नहीं होती, उसको बताना जरूरी नहीं होता है। इसमें भी ज्वाइंट कमेटी और एससी सिलेक्ट कमेटी बैठाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन की अप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर होता है जैसे कि लोकसभा के पास होता है, लेकिन मतलब ये क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है, बिल को अपोज भी कर सकता है। इसमें भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए डिले किया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग इसमें भी अलाउ होता है, लेकिन डेडलॉक के बाद। प्रेसिडेंट इसमें अपना सेंड दे सकता है या विदहोल्ड दे सकता है या रिकॉन्सिडरेशन दे सकता है, ताकि इस पर क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का है इमोलमेंट एंड द पेंशन, पेंशन को इन्वॉल्वमेंट करना फिर से, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। मनी बिल के रिकॉर्ड में बात करते हैं तो मनी बिल फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 फॉल में। बेसिकली हम 2 पार्ट में मनी बिल को फिर से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला डिवाइड होता है फाइनेंशियल बिल। सबसे पहला किसमें डिवाइड हो जाएगा, फाइनेंशियल बिल। ठीक है, जिसे हम बजट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल बिल में डिवाइड होता है। A financial bill is a consideration as a money bill since the subject matter fall under the article 110A। क्योंकि ये 110 के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल बिल, इसलिए इसको क्या माना जाता है, मनी बिल भी फाइनेंशियल बिल भी माना जाता है। लेकिन इसके लिए कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं आया है। फाइनेंशियल बिल को ही हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है बजट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मनी बिल के प्रोविजन की या कॉन्स्टिट्यूशनल में कहाँ पे इसको दिया गया है, तो इसको कहीं भी अपोज नहीं किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं वर्णन भी नहीं है बजट शब्द का, उसे फाइनेंशियल बिल के नाम से जानते हैं और कहीं पे इसका अपोज भी नहीं हुआ है। बेसिकली अब हम बात करते हैं इनपुट द रिसिप्ट पार्ट ऑफ दिस बजट डेल्ट बाय द फाइनेंस एज द गिव द गवर्नमेंट वे द मीन्स ऑफ रेज द इनकम फ्रॉम द पब्लिक। इनपुट जिसे हम बजट, उसके बाद फिर आउटपुट, मतलब पैसा आएगा, इनपुट होगा, फिर आउटपुट होगा। जहाँ जहाँ पे आपको सुविधाएं देनी है, जहाँ जहाँ पे प्रोविजन करना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फंड को भेज देते हैं। एक बार जरा इस पे नज़र आप लोग बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि इसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। एक बार इस पे ज़रूर देखो, ध्यान दो। इसे भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, ताकि सही से समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या है ये मैटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में।